RMS टाइटैनिक 90s का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज। इसके अंदर के सेफ्टी फीचर्स की वजह से इसको बोला गया था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले ही सफर में ये डूब जाता है। जिस रात टाइटैनिक डूबा था ना, उस रात सीरीज में काफी सारी ट्रेजेडीज हुई थी, जिसकी वजह से ये अनसिंकेबल टाइटैनिक अटलांटिक के ओशियन में डूब कर गायब हो गया। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकलता है। हजारों लोग आते हैं इसके डिपार्चर को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरियस जहाज होता है अपने टाइम का, और इस जहाज की काफी हाइप होती है। इस जहाज का ट्रैवलिंग रूट साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू होता है और ये अटलांटिक ओशन से होता हुआ न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इस जहाज में 2202 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 1317 पैसेंजर्स हैं और 885 क्रू मेंबर्स हैं। इसके अंदर बहुत ही अमीर लोग होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं जो अमेरिका जा रहे होते हैं, और एक्टर्स भी मौजूद होते हैं। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, और इस कंपनी ने सिमिलर डिजाइन के 3 जहाज बनाए थे, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटेनिक। टाइटैनिक को बनाने की उस वक्त कॉस्ट थी $7.5 मिलियन, और अगर इसको आज से कंपेयर करें तो $400 मिलियन तक बनते हैं। टाइटैनिक की लेंथ 269 मीटर्स थी और हाइट में ये 50 मीटर्स तक बड़ा होता है। इस जहाज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास अकोमोडेशन थी, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयर केस थे, एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया होता है और रेस्टोरेंट्स होते हैं, म्यूजिक रूम होता है, बार्बर शॉप होती है, पोस्ट ऑफिस होता है, टेलीफोन रूम होता है, इवन के इसके अंदर हीटेड स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, एक जिम्नेजियम भी होता है और टर्किश बाथ भी होते हैं। एक फुल लग्जरी एक्सपीरियंस था टाइटैनिक में अपने पैसेंजर्स के लिए, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस पूरे जहाज की कमांड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में होती है। अपने डिपार्चर के 2 ही दिन बाद से ना टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। ओशियन में मौजूद दूसरे जहाज होते हैं ना, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि इस जगह आइसबर्ग है, तो जरा ध्यान से जाना। जब ये वार्निंग टाइटैनिक को मिलती है ना, तो वो अपना कोर्स 1-2 बार बदलते भी हैं आइसबर्ग से बचने के लिए। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड से चल रहा था, जो थी 40 किलोमीटर पर आवर। असल में इस कंपनी के ऑनर ने कैप्टन स्मिथ को बोला हुआ था कि टाइटैनिक की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए और इस जहाज को इसकी मैक्सिमम स्पीड पे चलाना है, ताकि ये अपने गिवन टाइम से पहले न्यूयॉर्क पहुंच सके, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये जहाज सिर्फ लग्जरियस नहीं है बल्कि तेज भी है। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन क्रू इन वार्निंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक की स्पीड को बिल्कुल कम नहीं करते। अपने सामने देखने के लिए कि आगे कोई आइसबर्ग या कोई ट्रैफिक तो नहीं, जहाज के इस पॉइंट पर क्रोज नेस्ट लगा हुआ था। यहाँ पर ना 1-2 बंदों की ड्यूटी लगी हुई होती है देखने की कि अगर उन्हें कोई आइसबर्ग नजर आए ना, तो वो नीचे क्रू को इन्फॉर्म करें। लेकिन 14 अप्रैल की रात को चांद नहीं निकला हुआ होता, तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है उस एरिया में, और ऊपर से अटलांटिक ओशियन था, ठंड की वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत धुंध भी थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और कम हो जाती है। फिर रात को 11:49 पर उस क्रोज नेस्ट में बैठा हुआ एक बंदा नोटिस करता है कि उनके सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ मौजूद है। साइज में ये आइसबर्ग एक फुटबॉल की फील्ड जितना बड़ा होता है और इसका वेट बताया जाता है कि 1.5 मिलियन टन्स था। वो बंदा फौरन बेल बजाता है और फोन पर ऑफिसर्स को चीख कर इन्फॉर्म करता है कि उनके सामने आइसबर्ग है, जहाज को फौरन मोड़ो। ऑफिसर विलियम उनको फौरन इन्फॉर्म करते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ो और इंजन को बिल्कुल ऑफ करके रिवर्स में चलाओ। लेकिन इस टाइम तक काफी देर हो चुकी होती है, आइसबर्ग बिल्कुल सामने होता है। एंड पर टाइटैनिक थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है और जहाज की राइट साइड आइसबर्ग से जाकर टकराती है और रगड़ खाती रहती है 8 से 10 सेकंड तक। जहाज में बॉटम राइट साइड पर काफी बड़ा डेंट पड़ जाता है और नीचे वाले कंपार्टमेंट्स पानी से भरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस जहाज का ये फीचर था कि इस जहाज को 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था और इन 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स अगर पूरी तरह पानी से भर भी जाएं तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो चलता रहेगा। इसीलिए टाइटैनिक को बोला गया था अनसिंकेबल। लेकिन इस आइसबर्ग से टकराने के बाद इसके 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो जाते हैं और इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है
कोलिजन के फौरन बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट ये देखने के लिए पहुंचते हैं कि भाई इस टक्कर का क्या इम्पैक्ट हुआ है टाइटैनिक के ऊपर। इसको देखने के बाद आर्किटेक्ट उनको ये बताता है कि ये जहाज तो डूब जाएगा। सभी वहां पर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस जहाज को अनसिंकेबल बोला गया था और अब ये जहाज अपने डूबने के सफर का आगाज कर चुका था। जहाज पर बैठे लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। इम्पैक्ट के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ क्रू को बोलते हैं कि डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो के जरिए कि अगर कोई जहाज ओशन में हमारे करीब मौजूद है तो वो हमारी मदद करने के लिए आ जाए। क्रू लगातार कोशिश करते रहते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर फाइनली 12:20 पर एक जहाज RMS कारपेथिया के नाम से टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल को सुन लेता है। RMS कारपेथिया मदद के लिए टाइटैनिक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम थी। ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये जहाज अपनी फुल स्पीड के साथ भी आए तो 3 से 4 घंटे इसको लग जाएंगे टाइटैनिक तक पहुंचने में। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ लोगों को एवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे देते हैं लाइफ बोट के जरिए और रूल्स के मुताबिक औरतों और बच्चों को बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। इस टाइम तक शिप में मौजूद ज्यादातर लोग इस बात को लाइट ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई ये तो जहाज अनसिंकेबल है तो एटलीस्ट ये डूबेगा तो नहीं, क्योंकि कंपनी तो यही क्लेम कर रही थी। लेकिन ये उनकी भूल होती है। इवन कुछ लोग ये तक बोल रहे थे कि हम ऊपर गर्म शिप में ठीक हैं, बजाय हम छोटी सी लाइफ बोट में जाएं ठंड के अंदर, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था उस टाइम। इसी वजह से पहली कुछ लाइफ बोट्स थी ना, उनमें 20 से 25 लोग बैठे थे, हालांकि कैपेसिटी 65 लोगों की थी। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक के नीचे वाले कंपार्टमेंट्स पानी में भरना शुरू हो जाते हैं तो ये जहाज ना थोड़ा टिल्ट होना शुरू हो जाता है और इस टाइम पर ना लोग रियलाइज करते हैं कि वाकई ये जहाज ना डूब सकता है और पूरे जहाज में भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि वो पहले बैठेंगे लाइफ बोट में, क्योंकि इस शिप में लाइफ बोट की काफी ज्यादा कमी होती है। सिर्फ 20 लाइफ बोट थी जहाज में जो सिर्फ 1200 लोगों को कैरी कर सकती थी, जबकि इस जहाज में 2202 लोग मौजूद थे। लाइफ बोट की केयरलेसनेस इसलिए देखने को मिली कि कंपनी ने बोला था कि भाई ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता, तो क्या जरूरत है ज्यादा लाइफ बोट की। टाइटैनिक पे ये सब माहौल देखने को मिल रहा था और सेम टाइम पर RMS कारपेथिया अपनी फुल स्पीड के साथ टाइटैनिक की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आपको ये बात भी बता दूं कि टाइटैनिक के बिल्कुल साथ एक जहाज और मौजूद था। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन और ये जहाज सिर्फ 37 किलोमीटर दूर होता है टाइटैनिक से। यही वो जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को वार्न किया था कि आइसबर्ग एरिया में ध्यान से जाना। दरअसल एरिया में ज्यादा आइसबर्ग होने की वजह से ना इस जहाज के कैप्टन ने बोला कि इस जहाज को यहीं रोक दो, हम सुबह अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। तो टाइटैनिक को वार्निंग देने के बाद इन्होंने अपने सिग्नल रिसीवर्स बंद कर दिए थे। इसी वजह से टाइटैनिक का इस शिप से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। जब टाइटैनिक ने डिस्ट्रेस रॉकेट लॉन्च किए तो इस जहाज से साफ नजर आ रहा था उनको, लेकिन मसला ये था कि उन रॉकेट का कलर रेड की जगह व्हाइट था। तो उस शिप के कैप्टन ने बोला कि भाई टाइटैनिक में तो अमीर लोग सफर कर रहे हैं, यकीनन वहां पे कोई पार्टी चल रही होगी, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टाइटैनिक अपने डूबने के सफर में होता है। रात को 1 बजे जहाज का फ्रंट बिल्कुल पानी में डूब जाता है और जहाज बिल्कुल टिल्ट हो जाता है। रात के 2 बजे आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से उतरती है, लेकिन इसके बावजूद 1500 लोग अभी भी टाइटैनिक के अंदर मौजूद थे। कई लोगों ने अपनी किस्मत को मान लिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और उनका मरना पक्का है। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाता है और फिर दूसरा टुकड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूब जाता है। 2.5-3 घंटे लगते हैं इस अनसिंकेबल टाइटैनिक को ओशियन सरफेस से बिल्कुल गायब होने में, हमेशा के लिए। शिप में मौजूद ज्यादातर लोग टाइटैनिक के साथ ही डूब जाते हैं और जिन लोगों को तैरना आता था वो भी ठंडे पानी में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, तो जो लोग पानी में मौजूद थे वो भी अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। RMS कारपेथिया सुबह 4 बजे इस लोकेशन पर पहुंचता है और लाइफ बोट में मौजूद लोगों को बचा लेता है। जब सुबह होती है तो SS कैलिफोर्नियन अपना रिसीवर ऑन करते हैं तो उसको काफी सारे सिग्नल मिलते हैं टाइटैनिक की तरफ से। तो ये जहाज जब टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है तो इसको ना टाइटैनिक मिलता है और ना ही जिंदा लोग, बस पानी के ऊपर डेड बॉडीज फ्लोट करती हुई मिलती हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और लोग क्रिटिसाइज करते हैं SS कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन को कि वो क्यों नहीं बचाने गए टाइटैनिक में मौजूद लोगों को। इसके साथ साथ बहुत सारी मिस्टेक्स की गई इस सोच में कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। ना टाइटैनिक में इनफ लाइफ बोट्स थी, ना ही इसकी सेफ्टी ड्रिल्स कराई गई डिपार्चर से पहले। और तो और कंपनी
की रेपुटेशन की खातिर आइसबर्ग की इसको वार्निंग्स भी मिली थी, लेकिन फिर भी इस जहाज की स्पीड को कम नहीं किया गया क्योंकि इसको तो टाइम पर पहुंचाना था। और यही सब रीजंस होती हैं टाइटैनिक के डूबने की। टाइटैनिक का व्रेकेज 3800 मीटर या 3.5 किलोमीटर पानी में ओशियन फ्लोर के ऊपर मौजूद है और इस जहाज को 73 साल लग जाते हैं पानी के अंदर ढूंढने में। 1997 में मूवी रिलीज होती है टाइटैनिक के ऊपर। इसके बाद से लोगों में फैसिनेशन और ज्यादा बढ़ जाती है टाइटैनिक को लेकर। इवन एक कंपनी है ओशियन गेट के नाम से, ये काफी सारे सक्सेसफुल टूर्स भी करके आ चुके हैं टाइटैनिक के व्रेक साइड पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लास्ट ट्रिप में उनकी सबमर्सिबल टाइटैनिक की व्रेक साइड पर हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो जाती है। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो टाइटन वाला वीडियो भी पसंद आएगा। मिलते हैं उस वीडियो में। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।